नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं और राजस्थान की यात्रा पर हमारे साथ चलने को तैयार हैं, है ना भाई? सभी लोग अपनी यात्री अपनी पेटियां बांध लें, क्योंकि शुरू होने वाली है की राइड। सिमलीपाल और सुनामी मैंने दोनों कवर कर दी हैं, बिल्कुल। अच्छा, मेहुल जैन, उन दोनों की पीडीएफ अभी मेरे को क्लास के खत्म होने पर एकदम बता देना बेटा, मैं दोनों की पीडीएफ सेंड कर दूंगा, है ना? बिल्कुल कर दूंगा। चलिए, परफेक्ट। एक मिनट, कंटेंट तो अपलोड कर लेते हैं। हाँ जी, मॉर्निंग वाली पीडीएफ मिल जाएगी भाई। एक गैप नामक चीज होती है, वो मिलना जरूरी होती है, वो मिल नहीं रही है। जैसे ही ये सारी क्लासेस 11 बजे ओवर होंगी, उसके बाद फिर मैं कंटेंट शेयरिंग का काम शुरू कर देता हूं, ठीक है? परेशान मत रहिए। हाँ जी, तो सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात क्या है, रेफरल कोड के संबंध में कर लेते हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस, ठीक है? और हाँ जी, फिर चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बात हो यूपीएससी की तो मेरे द्वारा करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है। मंडे से नया बैच आ रहा है करंट अफेयर्स का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर पॉलिटी शुरू होने जा रही है, इंडियन पॉलिटी का करंट अफेयर शुरू होने जा रहा है, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो मंडे से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी में मेरे द्वारा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। यदि आप लोग डिटेल में वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्योरेटिकली पढ़ना चाहते हैं, जिसमें वर्तमान में क्लाइमेट पढ़ाया जा रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तमाम चीजें आप लोगों के लिए यूपीएससी और एसएससी दोनों कैटेगरी में मैंने बता दी। रेफरल कोड अंकित10 है, जिसका आप यूज कर सकते हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं इसके बाद में आज के विषय पर चर्चा। और आज का विषय है आप लोगों के लिए स्टेट वाइज मैप का अध्ययन। स्टेट वाइज पढ़ते समय हमें क्या चीजें ध्यान करनी होंगी, वो सुन लीजिए ध्यान से। मेरे प्यारे साथियों, स्टेट में हम लोगों ने फोकस किया है कि जो भी आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूं। जैसे, अरे यार मैंने सेशन शेयर करना और भूल गया हूं, एक मिनट। अभी रिसेंटली तो फिर बच्चे कहेंगे हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे, सेशन शेयर नहीं किया। 3 बार सेशन शेयर करना होता है साहब हमें। हाँ जी, अब भी हो गया, ठीक है ना? हाँ जी, तो स्टेट वाइज मैप के अंदर मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुने। आज का विषय है राजस्थान, जिसकी हम आपके साथ आज चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान का अध्ययन हम किस प्रकार से करेंगे, अगर उसमें आपको कुछ और भी ऐड कराना हो तो क्लास के अंत में आप मुझे बता देना, उसके आधार पर हम अन्य राज्यों का भी अध्ययन कर लेंगे। क्लियर है? मतलब मेरा कहने का केवल मूल अर्थ यह है कि आप लोग जैसा भी सिफारिश करेंगे वो कार्य हम आपके लिए कर देंगे, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है साहब, चलिए करते हैं आज के सेशन को। हर 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 राज्य को पढ़ते हुए चलेंगे। मैंने राजस्थान इसलिए क्योंकि यहां से मेरा थोड़ा सा लगाव है, कुछ बातें मैं देख पाऊंगा जो बताने के लिए हैं, है ना? आ रहे हैं, सारी चीजें हम आपको बताते चल रहे हैं। चलिए, तो राजस्थान की जब हम बात करें तो सबसे पहली बात, ये कहां पर स्थित है और ये किसके साथ में बॉर्डर साझा करता है। दो बहुत बेसिक सी बात है। पहली बात, कहां पर स्थित है और कहां से बॉर्डर साझा करता है। तो देखिए, आप सभी को मालूम है कि मैप को पढ़ने का तरीका कुछ यूं होता है, यानी ऊपर से नॉर्थ से साउथ, इधर की तरफ ईस्ट से वेस्ट, हम इस तरह से बात करते हैं, ठीक है? तो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है। अगर हम भारत को यूं डिवाइड कर लें तो एक प्रकार से ये लगभग वेस्ट में पड़ता है, लगभग वेस्ट में पड़ता है। मतलब वेस्ट में एक तरफ गुजरात है तो एक तरफ राजस्थान है, ठीक है? और अगर हम और थोड़ा सा बिल्कुल करेक्ट आंसर चुनना चाहें तो नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट के बीच में राजस्थान स्थित है भारत के केस में। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं स्पेसिफिक टू दी राजस्थान बात करूं तो इसके अंदर चारों दिशाओं को इस प्रकार से पढ़ा जाता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। अगेन, इस राजस्थान का ईस्ट इधर,
इस राजस्थान का वेस्ट इधर देखिए, पहले अपने भारत के केस में पढ़ा, ठीक है, उसके बाद में भारत के बाद राज्य के केस में पढ़ रहे हैं। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। क्लियर है? अच्छा, अब मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं राजस्थान को इस तरह से विभाजित करता हूं तो राजस्थान के वेस्ट वाले हिस्से से नॉर्थ वाले हिस्से के बीच में पाकिस्तान स्थित है। पाकिस्तान कहां है? तो राजस्थान के नॉर्थ से वेस्ट के मध्य में क्या स्थित है? पाकिस्तान स्थित है। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर मैं नॉर्थ में हूं तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलते हुए मुझे जो राज्य दिख रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अगेन ईस्ट से साउथ की तरफ चलते समय मध्य प्रदेश, साउथ से वेस्ट की तरफ चलते हुए गुजरात, ये सारी बातें मैं आपको इस मैप से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आइए जरा देखते हैं साथियों, मैंने अभी जिस मैप की आपके सामने बात करी, अगर मैं इस मैप को आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाता, यूं करके कि लीजिए साथियों, मैंने आपके सामने एकदम इसको ऐसे बनाने का प्रयास कर लिया। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। डन बेटा? अच्छा, तो मुझे इसके एकदम नॉर्थ में श्री गंगानगर जिला प्राप्त होता है। वहीं पर इसके एकदम साउथ में बांसवाड़ा जिला प्राप्त होता है। इसके एकदम ईस्ट में धौलपुर जिला प्राप्त होता है और इसके एकदम वेस्ट में जैसलमेर जिला प्राप्त होता है। कोई भी कुछ विद्यार्थी बफर हो रहा है लिख रहे हैं, कुछ स्टक होना कह रहे हैं। हाँ जी, क्लियर? अच्छा, तो अब जहां मैं हूं, अलवर कहां है? हाँ, मैं समझ गया, आप लोगों को मैं जिले के हिसाब से लेके चल रहा हूं। आइए, तो ये रहा आपका धौलपुर, जो कि एकदम ईस्ट में इसके स्थित है। इससे अड़ा हुआ भरतपुर और इसी से जुड़ा हुआ मेरे प्यारे साथियों अलवर है। अलवर जो बॉर्डर साझा कर रहा है, ये हरियाणा से बॉर्डर साझा कर रहा है। जरा आप इसे देखें, अलवर का जो बॉर्डर है वो हरियाणा राज्य से साझा होता है। बात समझ में आ गई? हम इसी की बात कर रहे हैं, है ना? अलवर आ गए अब आप। हाँ, अलवर को स्कॉटलैंड भी कहते हैं। भाई, बफर होने वाले विद्यार्थियों के लिए पोल करा लेते हैं। हाँ भाई, क्या आपको सही से सब कुछ सुनाई और दिखाई दे रहा है? हाँ, और मैं यहीं से लाइव हूं, आपकी क्लास में यहीं से ले रहा हूं। अलवर में बीचों बीच ये अलवर सिटी रही, ठीक है? हाँ भाई, 90% बच्चे ही सही बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। तो एक बार के लिए भाई साहब मैं आपके लिए रिफ्रेश और कर देता हूं, क्या करूं? 1 मिनट रुको। क्लियर हो गया? हाँ जी, तो अब सुनिए ध्यान से। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरफ आप लोग पहुंच चुके हैं, अलवर में आपका स्वागत हो चुका है। एनीवे, हम डिस्ट्रिक्ट्स पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि विद्यार्थियों को जिज्ञासा है कि मैं कहां हूं, तो मैं यहां पर हूं, जिसके बॉर्डर हरियाणा से भी साझा हो रहे हैं, इधर भरतपुर से। अब ये सारी बातें धीरे धीरे आएंगी, तो फिलहाल के लिए हम लोग इस बारे में चर्चा कर लिए। अच्छा, अब दूसरी बात सुनिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने इस प्रकार से जब राज्य का विभाजन किया तो याद क्या क्या करना है परीक्षा उपयोगी। देखो, चूंकि ये क्लास ऑल इंडिया लेवल के विद्यार्थियों के लिए हो रही है, अगर स्टेट का होता तो स्टेट की खुद की ज्योग्राफी 20 दिन चलती है, 20 डेज तक लोग स्टेट की ज्योग्राफी पढ़ते हैं। आप अपने राज्य में भी पढ़ते होंगे, हमने भी पढ़ रखी है, तो रिवीजन करते करते 7 दिन में खत्म करते हैं। हर राज्य की अपनी ज्योग्राफी होती है, लेकिन आप लोगों को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव इसलिए दिया जा रहा है, जो कि पूरे देश के हर राज्यों के साथ किया जाएगा, इसलिए ज्यादा इसमें गहराई से घुसने की आवश्यकता नहीं है ना? इसलिए कह रहा हूं कि जो चीजें जरूरी हैं हम उतना पढ़ते चलेंगे। पहली चीज क्या है कि ये पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, नंबर 1। नंबर दूसरा, ये पंजाब राज्य से सीमा बनाता है, हरियाणा राज्य से सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश से, गुजरात से भी सीमा साझा करता है। तो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हुए ये राज्यों में 5 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। बोलिए सर, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं क्लास बीच बीच में बंद हो रहा है। भैया, मेरे हिसाब से तो सब सही चल रहा है, ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। स्टेट मैप साझा होने के बाद में
कितने कितने किलोमीटर की सीमाएं हैं, ये सारी बातें आपको याद नहीं करनी है। हालांकि जो राजस्थान वाले हैं वो चीजें याद करके चलते हैं कि 1070 किलोमीटर इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ी बॉर्डर साझा करता है, सबसे कम पंजाब से बॉर्डर साझा करता है, लेकिन आपको यह याद करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब समझिएगा इस बात का, क्योंकि आप किसी स्टेट विशेष की परीक्षा नहीं दे रहे हैं, आप किसी स्टेट विशेष की परीक्षा नहीं दे रहे हैं। हाँ, अगर आप आरपीएससी के एग्जाम दे रहे होते तो आपको यह सब पढ़ना होता। फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है कि ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अक्सर बच्चे कहां गलती करते हैं वो मैं आपको बता दूं। बच्चे जो हैं वो पंजाब को कंसीडर करना भूल जाते हैं कि क्या पंजाब राजस्थान से सीमा साझा करता है। ठीक है, नंबर 1। दूसरा क्या है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर पंजाब जो आपको दिख रहा है, इसके साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा साझा करते हैं। और वो कौन कौन से हैं मेरे प्यारे साथियों? पंजाब से राजस्थान के 2 जिले हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, आप कहेंगे सर आप तो अपने यहां के जिलों के बारे में भी बताने लग गए हैं। अरे भैया, यही वो गंगानगर है जहां पर पेट्रोल का प्राइस सबसे पहले 100 रुपए लीटर हुआ था, जिसके कारण मैंने आपको श्याम रंगीला वाली कहानी सुनाई थी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यही वो गंगानगर है। अब आप खुद से इसका अंदाजा लगाइए, जो कि मतलब राजस्थान के बहुत सारे पेट्रोल यूनियंस का कहना था कि भाई जयपुर यहां है, हनुमानगढ़ यहां से 400 किलोमीटर दूर पड़ रहा है, गंगानगर 450 पड़ रहा है, यहां तक पहुंचाने में खर्चा बहुत आ रहा है, जयपुर से ये बहुत दूर था। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान के नजदीकी है, साथ में पंजाब के नजदीक है। टेक्निकली इन्होंने ये आंसर दिया, मैं होता तो ये कहता भाई इतना ही परेशान हो रहे हो तो पंजाब से मंगा लिया करो, बहुत ही सस्ता पड़ेगा, और होता भी ये होगा। लेकिन वो एक होता है ना, मतलब जबरदस्ती का आर्ग्यूमेंट कर दिया गया था। और कुछ लोग तो कहेंगे सर पाकिस्तान से मंगा लो, उसके पास तो और भी सस्ता है। ऐसा कह नहीं सकते, देशद्रोही कह दिए जाओगे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल के लिए ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहां से आगे की तरफ। तो अभी फिलहाल के लिए आप इस चीज को याद रखें कि ये पंजाब और यहां पर कौन सा राज्य है, वो देश है पाकिस्तान, इससे सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। मेजर रिवर्स, अब इनमें से ना हर रिवर याद आपको नहीं करनी है। होने को तो यहाँ पे बांडी, सूकड़ी, जवाई, फलानी, ढिकड़ी, बहुत सारी हैं। हम लोग इन सबको याद करते हैं, है ना। जब कोई बात है, स्टेट का एग्जाम दोगे तो आप याद करोगे, लेकिन अपन किस चीज को फोकस करके चल रहे हैं कि यदि मुझे ये देश के लेवल पर, यार ये तो हद है, बफर और स्टक वालों ने यार कमेंट कर करके यार हिला दिया है। हो रही है क्या भैया? मैं एटमैक्स एक काम कर सकता हूं कि मैं अपनी तरफ से मतलब एक वो डेटा केबल और होती है वो और लगा दूं, बाकी सब सही चल रहा है यार। भाई अब डेटा केबल और लगा दे रहा हूं, उसके बाद भी स्टक हो तो इसे नियति का आशीर्वाद समझ के स्वीकार किया जाए, है ना। हम अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकते हैं, एटमैक्स यही है मेरे पास, और कुछ नहीं है। रिफ्रेश मैं कर लिया, डेटा केबल मैंने लगा लिया। अब भी अगर दिक्कत आती है भैया, इसे समझें कि राजस्थान पढ़ना थोड़ा भारी काम हो रखा है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो भाई साहब, हम ये यहां पर कह रहे हैं ये सारी बातें। तो अब हम कह रहे हैं सर कितनी रिवर पढ़नी चाहिए हमें? तो भाई साहब, कितनी रिवर पढ़नी चाहिए? तो जिनकी चर्चा देश के लेवल पर होती हो बस उतनी ही पढ़िए, जिनकी चर्चा देश के लेवल पर होती हो। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक नदी है जिसका नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी, ये नदी जो है ये कालकाजी, शिमला के कालकाजी अगर याद हो तो शिमला के पास हिमाचल में है, अगर याद हो, है ना, वहां से निकल के आती है और पाकिस्तान में जाती है। एक नदी जो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है, एक जगह है यहां पर फोर्ट अब्बास, वहां तक जाती है। इसलिए इसे कालकाजी एक्सप्रेस भी चलती है, एक ट्रेन भी। बस इसलिए एक तो घग्गर याद कर लो। ठीक है, मतलब कुछ जो बेसिक जो मतलब आपके लिए नेशनल लेवल पर याद रखने वाली बातें हैं। हाँ, लेकिन गायब हो जाती है पानी के पास ही, मतलब ये किसी बंगाल ही खाड़ी वाड़ी में नहीं जा रही है, गायब हो जाती है। हाँ भाई राजस्थानियों, यहां पर ये बात आगे बताते इससे पहले बच्चों ने बता दिया। आपके इंपॉर्टेंस के हिसाब से मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक चीज और है, और वो क्या है?
आप लोगों का कालीबंगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहचान है। कालीबंगा और पीलीबंगा, ये दो क्षेत्र हैं यहां पर। बंगा जो है असल में बेंगल को कहा जाता है। ये दोनों हनुमानगढ़ में है, तो हनुमानगढ़ के अंदर से ये घग्गर आ रही है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो इसलिए आप इस चीज को याद रख लें। बाकी सारी रिवर याद नहीं करनी है, मैं तो केवल इसलिए इसी के किनारे यानी घग्गर नदी के किनारे ही स्थित है। क्लियर है? पीलीबंगा पहली बार सुना है? श्याम रंगीला पीलीबंगा का ही है, अब याद रख लोगे? ठीक है। हां जी, कुछ लोग इसे सरस्वती नदी भी कहते हैं, कुछ लोग इसे सरस्वती नदी भी कहते हैं। लेकिन सरस्वती नदी इसलिए भी कई बार नहीं बोला जाता क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती को प्रयागराज में मिलता हुआ माना जाता है, तभी तो उसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इसलिए हम लोग इस बात को क्लेम नहीं करते कि यह सरस्वती है। आप घग्गरी समझिए और हम घग्गर ही कहते हैं इसको। अब फिर देखिए, नेहा कह रही हैं कि वीडियो रुक रहा है, सचिन कह रहे हैं बीच बीच में बफरिंग हो रही है, थोड़ा झेल लो यार। मतलब ये समझ के झेल लो, कोई बात नहीं, राजस्थान के अंदर चल रहे हैं, झटके लगेंगे, क्या है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े साथियों, एक बेसिक सी चीज हमने ये पढ़ ली। दूसरी साथियों, एक जबरदस्त नदी आपको और पढ़ाते हैं। उस नदी का नाम है लूणी नदी। क्या नाम है बेटा उसका? नाम लूणी नदी। ये रही लूणी नदी, देखिए ये रही लूणी नदी। हालांकि मैं इसका एक अलग से मैप आपको दिखा देता हूं ताकि रिवर्स आपको ज्यादा दिक्कत ना करे। मैं अलग एक मैप लेके तो आया था, कहां गया, ये रहा। चलिए, तो देखिए ये तो हो गया घग्गर नदी, हमने देख लिया। एक नदी और है, ये रही देखिए लूणी नदी। उम्मीद है आपको दिख रही हो। लूणी की सहायक नदियां हम लोग राजस्थानी लोग तो याद करते हैं साहब, लेकिन आपको याद नहीं करनी साहब, ठीक है ना। अच्छा, अजमेर की पहाड़ियों के पास से लूणी नदी का ओरिजिन हो रहा है। अब आपको ये क्यों पढ़नी है? क्योंकि इंडिया लेवल पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये नदी पढ़नी होती है। मैं आपको वही नदियां पढ़ा रहा हूं, जैसे आप उड़ीसा के बारे में महानदी पढ़ते हैं, उड़ीसा के बारे में महानदी पढ़ते हैं, ऐसे राजस्थान की कुछ नदियां आपको पढ़नी है, जिनमें से एक तो मैंने आपको बता दी लूणी नदी, इसके अलावा थोड़ी देर घग्गर नदी। ऐसे ही एक नदी मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा, ये जो दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये है माही नदी, जिसको आप लोग डेफिनेटली पढ़ते हैं, जो इंटरनेशनली आप जानते हैं, ठीक है। यहां भाई देश के बाहर भी लोग इसको याद करते होंगे कि यहां भाई एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बात समझ में आ गई? साबरमती नदी, साबरमती नदी को भी आप याद इसलिए रखते होंगे क्योंकि हाल ही में जो सी प्लेन सर्विस है वो साबरमती नदी के किनारे, जो आपका साबरमती रिवर फ्रंट है, वहां से उड़ा करके वहां तक ले जाया गया था। वो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है वहां तक, केवड़िया तक। बात समझ में आ रही? इसलिए कुछ ऐसी चीजें मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं जिनकी चर्चा कहीं ना कहीं रहती है। आ गई बात समझ में बेटा? हाँ जी। इसी प्रकार से एक प्रमुख नदी आपको यहां पर और पढ़ाई जाएगी, जिसका नाम है चंबल नदी, जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों चंबल नदी। और वो चंबल नदी क्यों पढ़ाई जाएगी? क्योंकि वो यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 नदियां पढ़ते हैं ना, इसमें से चंबल नदी जो है ये राजस्थान में होकर प्रवाहित हो रही है, जिसके किनारे चंबल एक्सप्रेस वे बन रहा है। इसलिए पढ़ाऊंगा मैं इसे, क्योंकि इसे आप लोग याद रखते हैं, ठीक है ना। चंबल के जो रवराइन वो हैं, यानी जिसके अंदर वो चंबल के अंदर वो डाकू वगैरह रहते हैं, इसलिए आप इसे याद करते हैं। एक नदी और बस पढ़ाऊंगा, इसके अलावा कोई नहीं पढ़ाऊंगा, उसका नाम है बनास नदी। बस इतना सा पढ़ाना है मुझे, और कुछ नहीं पढ़ाना भाई। ये रही बनास नदी, इसके अलावा मैं कोई और नदी आपको नहीं पढ़ाऊंगा। होने को तो नदियां हमारे भी इतनी है साहब, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे। आप पूछेंगे राजस्थानियों के पास भी नदियां होती हैं? जी हां, ठीक है ना। इसको इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि इसी के ऊपर, क्योंकि बनास नदी के ऊपर ही जो पानी का जो डैम बना हुआ है, बीसलपुर डैम, जिसका पानी पीता है जयपुर, अजमेर, टोंक, ये सारा की सारा मेरे प्यारे साथियों यहां का है। अलवर में कौन सी नदियां हैं? हमारे यहां पर है, हंसोगे आप, नाम उसका नाम रूपारेल नदी, कांतली नदी, ठीक है, ये हमारे यहां की नदियां हैं, ठीक है। हाँ,
अब नदियां हैं तो हैं, इसमें क्या है, लेकिन आप इनको याद ना करें, बेहतर है। आप कहेंगे सर अच्छा मतलब आपके यहाँ बढ़िया सा पानी भर जाता होगा, उसको नदी कह देते होंगे ना आप लोग, तो हाँ बेटा कह सकते हो। हाँ जी, आइए साथियों, तो अब यहां पर हाँ, एक विद्यार्थी है, नाले होंगे, नाले। सही है बेटा, सही है भैया। अलवर हमारा जो है स्कॉटलैंड कहलाता है, समझे। हाँ भाई, सुनो अभी ध्यान से। तो फिलहाल के लिए घग्गर नदी हमने सुन ली। दूसरा मेरे प्यारे साथियों, लूनी नदी के बारे में बताने में बड़ा मजा आता है। मजा इसलिए आता है क्योंकि साहब इसके अंदर बहुत तगड़ी मतलब जबरदस्त चीज है। और वो क्या है साहब, इसके अंदर चीज ये है कि जब निकलती है जहां से, वहां से तो निकलती है मीठा पानी लेकर के, मीठा पानी लेकर के निकलती है, लेकिन आगे जाके बालोतरा नामक जगह पर जाकर के ये जाके खारी हो जाती है, और खारा पानी लेकर के ये जाती है गुजरात में, और खारा पानी लेकर के जाती है गुजरात के कच्छ में। ठीक है, गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के ये विलुप्त हो जाती है। रण ऑफ कच्छ में जाकर के क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। हाँ, अब एक विद्यार्थी ने सवाल बहुत अच्छा पूछा कि सर इसमें जो नमकीन पानी है ये आता कहां से है ना, बड़ा सवाल है ये। अच्छा, तो मैं बताता हूं बेटा, ये आता कहां से है। असल में क्या है, ये वाला जो पूरा की पूरा क्षेत्र है ना, यहां की जो चट्टाने हैं, जो जमीन के नीचे हैं बेटा, उनमें से चट्टानों में से नमक छन के ऊपर आता है। आगे बात समझ में, यानी कि जो सलाइन वाटर है, तो ये जो चट्टाने हैं वो जिप्सम से बनी हुई हैं, उसकी वजह से मतलब बहुत सारा सॉल्ट यहां पर चट्टानों में है, वो लेकर के ऊपर आता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई इनमें आके नमक डाल रहा है। अच्छा, अविनाश आर्य पूछ रहे हैं सर विलुप्त कैसे होती है, वहां कोई होल है क्या। नहीं बेटा, ये डेजर्ट है, पानी सूख जाता है। वैसे ये सदा नीरा तो वैसे भी नहीं है, यानी कि इनके अंदर जो है ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम बारिश का पानी, ये केवल बारिश के पानी को लेके चलती है, और बारिश का पानी मुश्किल से 2-3 महीने के लिए आता है ना बेटा। तो 2-3 महीने के लिए पानी आता है, लेकिन हाँ 2-3 महीने में पानी खूब आता है। इसकी वजह से मतलब काफी अच्छे अच्छे जैसे जवाई बांध है वगैरह, जो डैम है, इनमें पानी आ जाता है। इसकी वजह से लोगों का पीने का पानी का गुजारा हो जाता है। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत पानी आता है वो कच्छ में जाकर के विलुप्त हो जाता है, जिसके कारण जब पानी जो है जब मिट्टी में जाएगा बेटा, तो मिट्टी में जब जाएगा तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, कीचड़ जैसी हो जाएगी, है ना। थोड़ा कीचड़ बन जाएगा पानी, जहां पे फैल गया, जैसे मान लीजिएगा, और वहां पे डेजर्ट था तो कीचड़ जैसा हो गया। तो बेटा इसलिए यहां पर ना दलदल पाया जाता है, मार्शी लैंड पाई जाती है। कहां पर, रण ऑफ कच्छ में दलदल जैसी भूमि पाई जाती है। क्लियर बेटा, हो गई बात, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो यहां से आपको हमने इसके बारे में बता दिया। अच्छा, एक प्रमुख लेक है साहब हमारे राजस्थान में, जिसका नाम है सांभर लेक। ये असल में जयपुर, नागौर, अजमेर, इन तीनों के बॉर्डर पर स्थित है सांभर लेक, जिसके बारे में आप लोग काफी ज्यादा जानते हैं। आप ही नहीं, दुनिया वाले भी जानते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इसे रामसर साइट कहा जाता है। ये मतलब इनलैंड वाटर का, इनलैंड नमक का भारत में सबसे बड़ा सोर्स है ना। तो ये एक प्रकार से जयपुर, ये नागौर, अजमेर, इसके बॉर्डर पर स्थित है। रामसर साइट तो है ही, सॉल्ट वाटर यहां पाया जाता है। अगेन इसमें भी मेरे प्यारे साथियों, जो नमक है, वो नमक जो यहां पर उपस्थित है, वो नमक नदियों के द्वारा नहीं लाया जा रहा है, इसके नीचे जमीन में से सॉल्ट बाहर आ रहा है। यहां की जो मतलब चट्टाने हैं वो नमकीन है। क्लियर हो गया बेटा। ये हाल ही में चर्चा में आया था एवियन बॉटुलिज्म के कारण। किस कारण चर्चा में आया था, यहां पर एक बीमारी फैली थी जिसका नाम क्या था, एवियन बॉटुलिज्म। एवियन बॉटुलिज्म, जिसके कारण लगभग 20 से 22 हजार विदेशी पक्षी जो हैं यहां मर गए थे। एवियन बॉटुलिज्म के कारण यहां पर 20 से 22 हजार पक्षी जो हैं वो मर गए थे। न्यूरो बीमारी हो गई थी उनको, न्यूरोटिक कोई डिजीज हो गई थी। ठीक है ना। अच्छा, आगे चले बेटा, ये हो गई बात, हमको समझ में आ गई। यहां पर भी काफी सारी बांडी है, डाई है, जाने कौन कौन सी नदियां हैं, वो आकर के पानी लाती हैं सांभर लेक के अंदर। ठीक है ना, बारिश का पानी यहां आकर के गिरता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक नदी जो मैंने अभी हाल आपको बताई,
जो कि राजस्थान के ही अंदर से ओरिजिन होती है, राजसमंद जिले से ओरिजिन होती है। आपको ओरिजिन पॉइंट याद नहीं रखना है। उसके एक तरफ तो साबरमती चली जाती है और उस राजसमंद के एक तरफ बनास चली जाती है। राजसमंद से एक तरफ तो चली जाती है साबरमती और एक तरफ चली जाती है बनास। ठीक है ना? हाँ जी, हमनौर की पहाड़ियों से, बिल्कुल सही। तो ये जो बनास नदी है साथियों, इसे वन की आशा के नाम से हमारे यहां जानते हैं, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए कि बनास का जो पानी है ये चंबल की सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी कंसीडर की जाती है। यानी कि ये अपना जितना भी पानी अतिरिक्त है उसे ले जाकर के चंबल में डाल देती है। ठीक है ना? तो बनास किसकी सहायक नदी है? तो आंसर है कि ये बनास जो है ये उसकी सहायक नदी है। ठीक है ना? ठीक है। इसके बाद में और क्या है? चंबल की सहायक नदी है। चंबल की कहानी क्या है बेटा? असल में चंबल जो है वो राजस्थान में एंट्री करती है। कहां से बेटा? ये एमपी से। एमपी में जानापाव की पहाड़ियों से। जानापाव की पहाड़ियों से। अगेन पहाड़ियों के नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैंने आउट ऑफ क्यूरोसिटी आपको बता दिया। यहां से ये निकलती है, निकल करके आपको देखिए, दो बातें मैं बार बार कह रहा हूं ना, पहाड़ी याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कह रहा हूं? यदि आप स्टेट का एग्जाम दे रहे होंगे तो सब चीज याद करने की आवश्यकता है। स्टेट भी कौन सा, राजस्थान वाला ही दे रहे हो तो। लेकिन हम इसको इस तरह नहीं पढ़ा रहे कि राजस्थान का एग्जाम आपको देना है। हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि आपको इंडिया का एग्जाम देना है, इंडियन लेवल का एग्जाम देना है, तो उसमें हर राज्य को बराबर इज्जत मिलनी चाहिए। अगर मैं एक एक राज्य में इतनी सारी छोटी मोटी नदियां याद करा दिया तो आप वैसे ही चौक कर जाओगे। तो जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखती हैं चीजें, उनको पढ़ा रहा हूं मैं, है ना? तो नेशनल इंपॉर्टेंस में सांभर लेक रखती है, बिल्कुल ठीक है, घग्गर रखती है, लूनी नदी रखती है, इसके साथ साथ साबरमती नदी रखती है, बनास नदी रखती है, और चंबल नदी और माही नदी। इसलिए मैंने इनको पढ़ाया बेटा। ठीक है? अच्छा, इसके साथ साथ क्या हुआ? अब ये वाली जो चीज है चंबल नदी राजस्थान में आई। राजस्थान से बहते हुए मेरे प्यारे साथियों ये अंत में जाकर के किस में मिल गई? यमुना के अंदर मिल गई। ठीक है ना? ठीक है। अब ये कहां मिली? इटावा में मिली। ये याद रखने की आपको आवश्यकता फिलहाल नहीं है। इस पर 4 डैम बने हुए हैं, उन्हें हम अलग से याद कर लेंगे। अभी फिर बहुत ज्यादा जोर उड़ जाएगा, है ना? तो ये सब बातें फिलहाल के लिए हटा दो। माही नदी जो है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये वाली जो जगह है बांसवाड़ा नाम से जानी जाती है, यहां पर इसके ऊपर माही सागर बैराज भी बना हुआ है। लेकिन फिलहाल के लिए ये याद कर लो, एमपी से आती है और आकर के फिर ये गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिर जाती है। ठीक है ना? तो फिलहाल के लिए हमने 4 नदियां, 5-6 नदियां पढ़ ली। एक बार के लिए हम आपसे पूछ लेते हैं, बताइए साथियों, जल्दी जल्दी, जो भी हमारे मतलब संपूर्ण भारतवर्ष से जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उन्होंने कौन कौन सी नदियों के नाम याद कर लिए? सबसे पहले मैंने जो चर्चा करी थी उसका नाम याद होगा, घग्गर नदी। याद है बेटा? चलो, ये याद रह गया सभी को? बहुत बढ़िया। उसके बाद में हमने दूसरी नदी पढ़ी बेटा, वो कौन सी पढ़ी? लूनी नदी। सबको याद रह जाएगा? लूनी नदी। खासियत क्या है? इन्हें दोनों को हम अंतस्थ रिवर कहते हैं। कौन सी रिवर कहते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब होता है इनलैंड। इनलैंड का मतलब क्या होता है कि ये किसी समुद्र में जाके नहीं गिरती है। ये मतलब पानी जो है इसका जमीन पे ही रह जाता है, ना तो बंगाल की खाड़ी में गई ना अरब सागर में गई। ठीक है। इसके बाद में हमने तीसरी नदी पढ़ी। कौन सी नदी पढ़ी बेटा? चंबल पढ़ी। चलो चंबल लिख लेते हैं। ये किस में मिल रही है? यमुना में। यमुना किस में मिल रही है? गंगा में। और गंगा किस में मिल रही है? ब्रह्मपुत्र में। और ब्रह्मपुत्र किस में मिल रही है? मेघना में। और मेघना किस में मिल रही है? यहां पर जाकर के मेरे प्यारे साथियों बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। तो एक प्रकार से हम क्या कहते हैं? चंबल जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन है? तो आंसर देते हैं चंबल है। ठीक है ना? हाँ जी। इसके बाद में चौथी नदी कौन सी है बेटा? इसके बाद में फिर जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है साबरमती नदी। साबरमती। साबरमती से पहले चलो बनास की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी सहायक नदी थी। हाँ भाई, बनास नदी याद रह गई ना? हाँ जी। तो बनास नदी पढ़ी। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। फिर अगेन वही ट्रेन चली टाइप से हो गया। ठीक है ना? अच्छी बात है। इसके बाद में बेटा, इसके बाद में फिर हमने पढ़ी माही नदी। माही नदी। और माही नदी खासियत क्या है बस वो याद रख लेना। बांसवाड़ा वगैरह कुछ याद मत रखना, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बस इतना याद रख लेना कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
हर चीज की एक विशेषता है, इसलिए मैं आपको याद रखवा रहा हूं, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जैसे लिम्पोपो, लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है, जैसे कॉन्गो इक्वेटर को 2 बार काटती है, वैसे ही हमने इसको याद कर लिया। ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो बनास नदी थी इसके बारे में क्या याद रखना है? इस पर राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल बांध परियोजना जिसका नाम है बीसलपुर, है ना, वो बांध परियोजना इस पर स्थित है, इसलिए हम इसको याद कर रहे हैं, अदरवाइज हम इसको याद नहीं करते। ठीक है बेटा। हाँ जी। और ये कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर से माही 2 बार काट रही है। फिर है साथियों साबरमती नदी। साबरमती, ये साबरमती वही साबरमती नदी है जिसके अंदर आप अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट सुनते हैं, साबरमती के संत महात्मा गांधी जी की बात सुनते हैं। ये नदी कहां से आती है? तो राजस्थान से आती है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बोलिए साथियों। हाँ, एक ज्योग्राफिकल फीचर हमने और पढ़ा था, वो क्या था? सांभर झील। सांभर झील पढ़ी थी। सांभर झील की विशेषता क्या है बेटा? ये नमकीन पानी की झील है, खारे पानी की, मतलब इनलैंड वाटर की सबसे बड़ी झील है, रामसर साइट है, एवियन बॉटुलिज्म यहां पाया जाता है। राजस्थान में होने को 2 रामसर साइट है बेटा, एक तो हो गई रामसर साइट नंबर 1 सांभर, और दूसरी हो गई बेटा क्या नाम है इसका? केवला देव। केवला देव, ठीक है ना। केवला देव कहां पर है बेटा? भरतपुर में। भरतपुर कहां पर है? अलवर के पड़ोस में, जहां मैं रहता हूं ना। ये देखिए, ये आपको दिख जाएगा केवला देव, देखो ये रहा केवला देव, ये भरतपुर के पास है ना। ये यहाँ पर ये अलवर हमारा ये रहा, इसमें सरिस्का, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व है, जिसमें कहा जाता है कि टाइगर पाए जाते हैं, आज तक किसी ने देखे नहीं है ना। हाँ, तो इस प्रकार से आप लोगों के यहाँ पर क्या हो गए, तो मतलब नेशनल पार्क वार्क ये सब चीजें पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको और कौन सी बात सुननी है वो सुनिएगा साथियों। तो उम्मीद है ये सब बातें याद कर ली हमने, सारी रिवर विवर हमको याद हो गई, उम्मीद है क्लियर है। हाँ, हम भी बहुत बढ़िया बढ़िया होटल्स, मतलब काफी महंगी महंगी होटल्स बनी हुई है, टाइगर साइट कराने के लिए बकायदा लोग लेके जाते हैं, लेकिन टाइगर हमारे यहाँ के शर्मीले हैं, वो दिखते नहीं है। हाँ जी, तो चलिए साथियों, यहां से आगे की तरफ से शर्मीले हैं। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर आप टाइगर हो। बेटा मुझे इंसान रहने दो, मुझे जानवर नहीं होना। मैं खुश हूं। हाँ, मैं इंसान रह के खुश हूं। मैं ना मुझे टाइगर बनना, ना मुझे लॉयन बनना, मुझे कुछ नहीं बनना भाई, मैं खुश हूं, है ना, इंसान ही ठीक हूं। बहुत मुश्किल से जन्म मिला है यार ये वाला। हाँ जी, क्लियर हो गई बात, सारी समझ में आ गई। अच्छा, हमारे यहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर्स में, हमारे यहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर्स में एक बात और जबरदस्त है जो आपको याद रखनी चाहिए। हाँ, कुछ बच्चों ने कहा, हाँ जी, एक मतलब कुछ बच्चों ने कहा कि सर इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में भी बताइए, है ना। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, वो भी मैं बताऊंगा। राजस्थान के लिए ये समझिए लाइफलाइन है वो तो, है ना। हाँ जी, अब सुनिए, लेकिन एक फीचर जिसने राजस्थान को दुनिया की नजर में राजस्थान कम और रेगिस्तान ज्यादा बना दिया। आप में से बहुत सारे लोगों को राजस्थान तो कम याद रहता है, राजस्थान की जगह रेगिस्तान ज्यादा याद रहता है कि राजस्थानी है। अच्छा, तो बेटा इनके यहाँ तो रेत ही रेत पाई जाती होगी। मतलब मैं, जैसे मेरे कई दोस्त जब मेरे साथ में आए, मेरे दोस्त मेरे शहर में आए, तो उनके मन में इतना मतलब विस्मय था, यानी एकदम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगे हुए थे चेहरे पे। ओ माय गॉड, तुम्हारे यहाँ पे भी पेड़ हैं। अच्छा, अब जब मैं कहीं बाहर जाता था ना, जैसे आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि सर आप इतना पानी क्यों पीते हैं, जैसे कल परसों एक विद्यार्थी बच्चा पूछ रहा था सवाल, ऐसे ही मैं जब कहीं बाहर जाता हूँ, या फिर जब मैं क्या कहते हैं इसको, कानपुर गया या किसी भी जगह घूमने जाता हूँ, तो लोग मुझे इतने विस्मय उससे देखते हैं, हाँ बेचारे पानी देखा नहीं ना, पी लो पी लो पी लो। मतलब ऐसा होता है जैसे कि हाँ पानी देखा नहीं ना तुम लोगों ने, हाँ देखो देखो पी लो, वो वाली फीलिंग से दिलाते हैं मुझे, गिल्ट फीलिंग सी। और गलती से भाई साहब, अब मुझे क्या स्विमिंग का शौक रहा है, और अब अगर हम स्विमिंग करते हुए दिख जाए, हाँ नहीं 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 ठीक है करना चाहिए, देखो क्या है जी, सबको सब चीज नहीं मिलती, कर लो कर लो कर लो। तो अब मैं जब आईआईटी में था, तो अब एक शौक था कि भाई स्विमिंग करनी, और बढ़िया ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल होता है आईआईटीज में, तो भाई अपन स्विमिंग करने पहुंच जाते, तो लोग मुझे तरस की नजर से देखते हैं, राजस्थान से है ना, कर ले बेटा कर ले, पानी देख देख ये पानी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने फैलता भी है पानी, कोई लोड नहीं है। मैं कहा भाई ठीक है, लेकिन भाई साहब हम बता दें आपको कि जितनी ग्रीनरी आप लोग देख रहे हैं पूरे देश दुनिया में, उनमें से ग्रीन जोन में मेरा शहर भी है, ठीक है ना। हमारे राजस्थान को रेगिस्तान में बदलने वाला जो हमारा दुश्मन है ना, वो यही है, जिसकी वजह से हमारी इमेज हो रखी है पूरी रेगिस्तान वाली। जो आपके रेत के धोरे वगैरह आपको दिमाग में आते हैं ना, ये हमारा दुश्मन है असल में,
जिसने सब लोगों की नजर में ये इमेज बना रखी है कि राजस्थान मतलब रेगिस्तान, पूरे रेत के धोरे होंगे। भैया इसके एक तरफ अगर आप आ जाएं, इवन खुद अरावली पर भी आप आ जाएं, तो फीलिंग ऐसा आएगा कि आप पूरा दुनिया का बेहतरीन जगह घूम रहे हैं। आइए कभी आप अरावली के अंदर भी घूमने अगर उदयपुर आएंगे तो आपको देख के पगला जाएंगे, इतना पानी यहाँ कैसे आ रखा है। लेक सिटी नाम है इसका। दुनिया के बड़े बड़े लोग यहाँ आके शादी रचाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना पानी हम लोगों ने यहाँ कंजर्व कर रखा है कि ऐसा लगता है कि पानी यहीं पे बरसता है पूरे दुनिया का। ठीक है। हाँ, तो ये मतलब हमारे राजस्थान की ब्यूटी है। बट हाँ, चक्कर क्या है जनाब, ले दे करके इस अरावली ने हमारे यहाँ रेगिस्तान पहुंचा दिया। अब वो रेगिस्तान पहुंचा दिया, वो वेस्ट में है। कैसे पहुंचा दिया, इसके पीछे की कहानी थोड़ी दुखदायक है, लेकिन फिर भी बतानी तो पड़ेगी सर। आप भी इसको समझें, हमारा दर्द आप भी समझें। हमारा दर्द यूं है जी कि बारिश क्यों होती है, इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि भाई वेस्टर्न घाट पे बारिश क्यों हुई। बोले साहब, साउथ वेस्ट मानसून से पानी लेकर के अरब सागर हवाएं चली साउथ वेस्ट मानसून से, तो यहां पर वेस्टर्न घाट से टकराई और यहां बरस गई। बढ़िया से गोवा में लोग घूमने चले गए, महाराष्ट्र में बढ़िया से नदियों में पानी आ गया, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, बढ़िया पानी आ गया साहब यहाँ पर, है ना। लेकिन सर जी, हमारे यहां पर क्या हुआ कि पानी उठा तो बढ़िया से था। मतलब हम लोग, ऐसा होता है आराम से बारिश के दिनों में बिना बारिश के हम सिर्फ ऊपर करके बैठ जाते हैं, आराम से देख रहे होते हैं। मतलब हमारी जो रियल कंडीशन है, आराम से बैठ जाएंगे, बादलों को निहार रहे होते हैं कि हाँ बेटा जा रहे हो, ठीक है, बरसना बढ़िया से जाके, ठीक है। पंजाब वालों से हमारी हाय हाय करना, हिमाचल वालों से हमारी थोड़ी बातचीत कर लेना। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर से उड़ के जा रहे होते हैं साहब, बहुत इज्जत से जा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अरावली जो है वो बड़ा फैसिलिटेटिंग टाइप का है। फैसिलिटेटिंग टाइप का है मतलब ये है कि ये यूं है, मतलब सोचो, मतलब ये डिजाइन भी ऐसा हुआ है ना, मतलब थोड़ा भाई तो दाएं बाएं हो लेता। ये प्रॉपर, मतलब प्रॉपर जनाब, ये पैरेलल है। पहाड़ों के ऊपर से बादल निकलते हुए दिखेंगे तो सही, बरसेंगे नहीं, अटकाना ही नहीं है। हाँ, अब सिल्वर आयोडाइड डालना पड़ेगा हमको। अब यही लग रहा है बस राजस्थान सरकार के पास थोड़ा पैसा वैसा आ जाए, फिर सिल्वर आयोडाइड डाल दिया करेंगे हम। बिल्कुल आइए, आप मेरे घर आकर के देखिए, जहां आना है। ठीक है साथियों, थोड़ा बहुत हमारी तरफ तो फिर भी पानी आ जाता है, क्योंकि भाई कोई बेचारी बारिश की बदली जो है वो यूं जाके टकरा गई। कई बार थोड़ा मेहरबान बंगाल की खाड़ी वाली शाखा होती है, वो आ जाती है हमारी तरफ, आकर के यूं टकरा जाए तो भले ही बारिश कर दे। ये तो साहब सीधी सफा निकल गई। ऐसी स्थिति में ये पूरा मामला एकदम खाली रह जाता है। लेकिन साहब, विजनरियों का कमाल देखिए साहब, ये जो चीज है जो खाली रह जाती है, जो कि आपको अब समझ में आ चुका है, ये मामला पूरा साफ रहने वाला है हमारे राजस्थान में। तो भाई साहब, इस पूरे ग्रेट इंडियन डेजर्ट को एक अलग ही रूप दिया इंदिरा गांधी कैनाल ने। मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा गांधी कैनाल जो हमारे राजस्थान के अंदर आ रही है, वो इस पूरे डेजर्ट की लाइफ लाइन है। अब आपने अभी तक तो राजस्थान को दया के भाव से देखा, अब मैं आपको दिखाता हूं प्राउड की नजरों से। आइए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान के इस पूरे हिस्से में, इवन जालौर तक अब पानी पहुंचने की बात हो रही है, यानी इस एंड तक। और आप सुनिए मेरे प्यारे साथियों, ये पानी हम अपना हिस्सा ले आए। क्यों? क्योंकि बेटा अरावली के कारण जो पानी जाके बरसा, ये गया पहाड़ों में यानी हिमालय वाले क्षेत्रों में, वहां से नदियों में आने लगा, सतलज व्यास में। हम वहीं से पानी भरे और भर करके बेटा इंदिरा गांधी कैनाल से वापस ले आए। तो बरसवा ले, हम वापस ले आएंगे। ठीक है। और भैया, अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने एक चीज दिखाते हैं आपको, चलिए, बढ़िया फीलिंग आएगा आप लोगों को भी। रुकिए, एक मिनट रुकिए, दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। हम इंदिरा गांधी कैनाल की फोटो दिखाना चाह रहे हैं, ताकि आपको ये फीलिंग आए कि हाँ भाई, इंदिरा गांधी कैनाल कितनी बड़ी चीज है। जितनी आप क्षेत्रों में नदियां देखते हैं ना, इतनी आपको इंदिरा गांधी कैनाल दिखाई देगी। ये देखिए सर, और ये वाकई में मतलब हमारे क्षेत्र की तो शान है सर जी। और मैं आपको बताऊं कि इस कैनाल में जितना पानी है, उस पानी की वजह से मेरे प्यारे साथियों, पूरे राजस्थान के भीतर हरियाली भी गजब लेवल की है सर। पानी फुल टाइम, मतलब एनी टाइम पानी रहता है सर। मैं दिखाता हूं आपको, रुकिए, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं पानी कितना होता है। कैनाल का मतलब ये मत समझिए कोई नाली सी जाती होगी, नहीं। आप देख करके मतलब कहेंगे कि भैया इजिप्ट हम ही बना लिए। लग रहा है जैसे नाइल रिवर जो है हमारे यहां से बह रही है। बढ़िया बढ़िया फोटो दिखाएंगे आपको।
देखिए अब आप, ये आपको राजस्थान भ्रमण का कभी मौका मिले ना मिले, हम जरूर घुमाएंगे आपको। ये देखिए सर जी, ठीक है, बिल्कुल रेत के धोरे दिख रहे हैं आपको, ये नेचुरल ब्यूटी आप सोचिए, आप इस तरह से पानी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसका अंदाजा लगाइए कि बीच में पानी और ये सूखा हुआ नहीं है। हाँ जी, और दिखाते हैं, एक फोटो और दिखते हैं, ये लीजिए, है ना गजब वाली फीलिंग। पानी दिख रहा है, पूरे टाइम पानी रहता है, हल्के में मत लीजिएगा। और इस वजह से हम आपको बताएं कि जो हमारा गंगानगर वाला क्षेत्र है, ये गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, ये तो साहब ऐसी ऐसी फसल पैदा कर लेते हैं जो पंजाब वाला, मतलब हमारा मिनी पंजाब है ये राजस्थान का, यूं समझिए आप, बराबर तीनों फसल लेते हैं ये, ठीक है, बिल्कुल रिवर जैसा ही है, 12 महीने पानी रहता है इसमें, वो वाला सिस्टम नहीं है, हल्के में मत लीजिएगा। और सुनो बेटा, आप राजस्थान की बातें सुन ही रहे हो तो सुनते रहो। हम अपना थोड़ा सा क्या प्राउड फील करते हैं, कुछ लोग हमको कहते हैं पानी नहीं देखे हो ना, बेटा हम पानी नहीं, हम तेल देखते हैं। आइए आपको थोड़ा और हम दिखाते हैं साथियों। ये वाला है जैसलमेर, जिसको ये समझा जाता था कि यहाँ कुछ नहीं है। ये रहा बीकानेर, और इसकी बगल में यहाँ बैठा हुआ है बाड़मेर। लोग बड़ा हमारे ऊपर दया किए, हमने कहा कि जाओ अब हम पानी से नहीं तेल से काम चलाएंगे। ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो बाड़मेर वाला क्षेत्र है, ये अब तेल के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भर हो सकता है, इतना तेल निकलता है यहां पे, समझ रहे हैं आप, इतना तेल निकलता है यहां पर कि तेल के क्षेत्र में अगर हम वो तेल यूज कर लें तो अपना हम अपने से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो भारत की नीड पूरी कर रहे हैं हम, समझ गए, इतना तेल यहां से निकल रहा है। अभी कुआं खोद दिया गया है। वो जो केएनस एनर्जी नाम नहीं सुनते हैं आप, केएनस एनर्जी में बार बार सुनाता रहता हूं आप लोगों को, केएनस एनर्जी, केएनस एनर्जी, वो केएनस एनर्जी यहीं पर तेल उत्पादन कर रही है। रिफाइनरी, जो रिफाइनरी बन चुकी है भाई यहाँ पे, ऐसा क्या कर रहे हैं, पचपर्दा में रिफाइनरी है हमारे, आई बात समझ में। और यहां पर जो डेवलपमेंट हुआ है, मतलब आप सोचिए, गंगानगर हनुमानगढ़ तो हमारा मिनी पंजाब है, अब आप ऐसे समझिएगा, चलिए आपको थोड़ा सा फील दिलाते हैं। ये तो हो गया मिनी पंजाब, खूब ग्रीनरी है बढ़िया वाली। और बाड़मेर जो है, जो कभी मतलब बहुत ही एकदम वो था, मतलब एक तरह से समझिए कि अब आप में से कई लोग कह रहे होंगे सर आप राजस्थान की तारीफ में लगे। बेटा हम आपको बहुत सारी चीज पढ़ा दिए, ऐसे करते करते हम बहुत सारी चीजें पढ़ा दिए आपको हमने करते करते इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में बता दिया, जिसके क्षेत्र में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है। तो राजस्थान में हरित क्रांति का कहां फर्क पड़ा, तो वो यही है, हरित क्रांति का क्षेत्र हमारे राजस्थान में जो था वो यही है, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो बाड़मेर वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये बाड़मेर वाला क्षेत्र रिफाइनरी, पचपर्दा रिफाइनरी यहीं पर बनाई जा रही है। तीसरा क्षेत्र, ये जो जैसलमेर आप सुनते हैं, राजस्थान जो है वो इस समय सोलर एनर्जी के मामले में सबसे ज्यादा जो बड़े सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। अब वो तो बात दूसरी है कि मोदी जी उसको रन ऑफ कच्छ में हाइब्रिड के आधार पर उधर ले गए, अदरवाइज जोधपुर और जैसलमेर हमारा ये पूरा की पूरा क्षेत्र वो है जो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में सबसे बड़ा सीज बन रहा है। यहीं पर मेरे प्यारे साथियों जो मतलब विंड टनल्स हैं, हाँ भड़ला सोलर पावर प्लांट हैं, साथ में विंड टनल्स हैं, तो एनर्जी के क्षेत्र में ये पूरा की पूरा क्षेत्र हमारे राजस्थान की अब शान बन रहा है। अरावली का तो भैया हम अब पूर्ण उपयोग कर रहे हैं, हल्के में मत लेना, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया। अब एक चीज और जान लीजिए, अभी छोड़िए, एक चीज और बताते हैं आपको, जान करके फीलिंग आ जाएगा। फीलिंग ये है कि राजस्थान को मेरे प्यारे साथियों माइंस एंड मिनरल्स में आप हल्के में लेते होंगे ना। सुनिए, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, जू कहते हैं, जू। इतने टाइप का तो हमारे यहां पर मिनरल पाया जाता है भाई साहब, समझ रहे हैं। मिनरल्स में भाई साहब अगर बात की जाए तो आपने अगर कभी सुना हो तो मार्बल मकराना का, जिसकी वजह से आप लोग बहुत बार सुने होंगे ना, ताजमहल जिससे बना हुआ है वो हमारे राजस्थान के नागौर जिले का ही है। इसके साथ साथ महंगी धातुओं में अगर हम बात करें तो कॉपर, टंगस्टन और तो और चांदी, उदयपुर के अंदर चांदी की खानें पाई जाती हैं। धौलपुर का लाल पत्थर जिससे वर्तमान में बन रहा है राम मंदिर, समझ गए।
तो भैया खनिजों का अजायब घर कहलाता है, जहां पर 44 प्रकार के तो मेजर खनिज पाए जाते हैं और 23 लघु खनिज पाए जाते हैं। इसे म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहते हैं। इतना मिनरल राजस्थान में पाया जाता है। जेवर की खानें जो हैं वो इसके लिए जानी जाती हैं। ठीक है साथियों, मिनरल वेल्थ के हिसाब से अगर मैं आपके सामने बात करूं तो इधर सुनिएगा। भारत में कुल अगर लोहे से बने हुए मिनरल्स की बात की जाए तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। राजस्थान का भारत में 4th स्थान है लौह अयस्क के केस में। सबसे अधिक रॉक फास्फेट भारत में राजस्थान में पाया जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के अंदर जास्पर, बालस्टोनाइट और गार्नेट एकमात्र जहां पाया जाता है वो राज्य राजस्थान है पूरे भारत में। क्लियर है? इसी प्रकार से शीशा और जस्ता की खान गैलेना के रूप में, मतलब जिन शीशा और जस्ता को संयुक्त रूप से पीबीएस गैलेना कहते हैं, बेटा ये सब क्या है? जास्पर, वॉलस्टोनाइट, ये असल में एक प्रकार से मैं आपको समझाऊं तो रॉक के रूप में मिलने वाले मिनरल्स हैं। रॉक के रूप में जैसे आप ये समझिए कि आप लोगों ने अगर कभी रेलवे की खपरेल बनी हुई देखी हो, रेलवे का जब आपने कभी वो देखा हो, क्या कहते हैं उसको, रेलवे स्टेशन पर पहले ऐसा होता था कि टीन जो थी ना वो पत्थर की सी टीन हुआ करती थी, खपरेल कहते हैं जिसे। स्टेशनों पर ऊपर की तरफ टीन शेड जो होती थी ना वो ऐसी ऊंची नीची वाली होती थी, देखिए वो यही चीज होती थी बॉल्स्टोनाइट। गार्नेट पत्थर होता है, लाल गेरुआ पत्थर जिसे कहते हैं आप लोग, है ना? हाँ जी। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, जो मेजर खाने हैं उनके अंदर नाम सुनिए। उदयपुर के अंदर जावर की जो खान है वो चांदी की देश की सबसे बड़ी खान है। थोड़ी फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? दोबारा सुनिए। हाँ भाई, जावर खान उदयपुर की, ये तो याद करनी पड़ेगी, मैं तो नेशनल लेवल की बात कर रहा हूं। ये राजस्थान की नहीं, देश की सबसे बड़ी चांदी की खान है। यहां पर शीशा और जस्ता मिलता है। ये तीनों चीजें एक्चुअली साथ साथ ही मिलती हैं, शीशा, जस्ता और चांदी। तांबे के उत्पादन में, कॉपर के उत्पादन में राजस्थान का झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। थोड़ा और सुन लो, फीलिंग आ जाएगा। खेतड़ी जो सिंघाना में स्थित है वो तांबे की देश की सबसे बड़ी खान है। खेतड़ी जो सिंघाना जगह पर स्थित है, जो कि झुंझुनू जिले में स्थित है, वो देश की सबसे बड़ी कॉपर की खान है। समझ रहे हैं आप? फीलिंग आ रही है कि नहीं? और कॉपर का तो उपयोग आप समझते ही हैं? देश का 70% जो रॉक फास्फेट है वो भाई साहब राजस्थान में पाया जाता है। आप पूछेंगे इसका उपयोग क्या काम करेंगे? भैया जो आप वो नहीं डालते हैं, जो एनपीके, 3 चीजें डालते हो ना आप, एनपीके फसलों के अंदर खाद के रूप में फास्फेट खाद डालते हैं। फर्टिलाइजर में P4 फास्फेट, वो रॉक फास्फेट से तो बनता है सुपर फास्फेट। राजस्थान 90% इकलौता उत्पादक है उसका। पेस्टिसाइड नहीं है बेटा, ये फर्टिलाइजर्स। आ रही है फुल फीलिंग? हाँ भाई। इसके अलावा राजस्थान में लोहा भी पाया जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा लोहा कहां पाया जाता है? तो जयपुर में पाया जाता है। पर फिर भी ये इतना बड़ा लोहा नहीं है कि मतलब इसकी वजह से हम आपको लोहा मनवा दे खामोखा। क्लियर है? बाकी चीजों में तो खैर छोड़िए, आपको माफ ही कर देते हैं। हाँ, एक चीज और सुनिए। महंगे पत्थर में आपने अगर नाम सुना हो ग्रेनाइट का, ग्रेनाइट सुना होगा ना, चिकना पत्थर, मार्बल से भी महंगा, सुना है? हाँ, मल्टीपल कलर का ग्रेनाइट राजस्थान में पाया जाता है और सबसे ज्यादा जालौर में पाया जाता है। बहुत महंगा होता है साहब ये। मार्बल की तो बात ही क्या कहनी। देश का 95% घरों के अंदर जो मार्बल बिछा है भाई साहब वो अपना है। 95% जो मार्बल बिछा हुआ है ना जी, हल्के में मत लेना, वो अपना है। चांदी की भी फील दिला दें आपको, मस्त रही है, चांदी चांदी है। 90% चांदी है ना, राजस्थान से निकलती है भारत की। हल्के में ले रहे थे। सोने की बात कर रहे हैं कि हम सो के काम चला लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहां भी मिलता है सोना। इतना नहीं है, कोई नहीं, हम काम चला लेंगे।
और बात की जाए कोयले की ना, तो भैया बात ऐसी है कि कोयला जो है ना, वो गोंडवाना क्षेत्र का भले ही कहीं ना कहीं मिलता हो, लेकिन टर्सरी क्षेत्र का जो कोयला है वो तमिलनाडु के बाद राजस्थान में मिलता है। और जिस बाड़मेर को आप रिफाइनरी के क्षेत्र में कंसीडर कर रहे थे ना, वही मिलता है। टर्सरी युग का है, भले ही अच्छा कोयला मत हो। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस आप कतर वतर से लेके आते हैं। आइए हमारे राजस्थान में जैसलमेर के घोटारू में घोट घोट के गैस भर रखी है हमने। तेल के तो भंडार हमने बाड़मेर में लगाई दिए। और तो छोड़िए सर, यूरेनियम भी पाया जाता है हमारे यहां पे भाई साहब। मस्त रहिए। रेफरल कोड अंकित 10 है अपना। हाँ भाई, फीलिंग आ गया। राजस्थान भ्रमण अच्छा लगा, मजा आ गया। चलो, मैं पढ़ाने के लिए, चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पढ़ा रहा था। कल हम ऐसा करेंगे कि शुरुआत के 10 मिनट तो इसका रिवीजन करेंगे, जो हमने अभी पढ़ा है, देखते हैं कितनी चीजें याद रहती हैं। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरा राज्य पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, कौन सा शुरू करें? यूपी? चलिए तो यूपी कर देते हैं, फिर एमपी में आ जाएंगे। ठीक है, फिर महाराष्ट्र। आना तो सबका ही नंबर है, लोड मत लीजिए। डन, सब मस्त। हाँ भाई, किसी को भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी करनी हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर जाकर के आप हमारा मतलब उसमें जा सकते हैं। इंक्वायरी में डिटेल में चले जाइएगा, वहां पर आपकी सहायता के लिए नंबर दिए गए हैं, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये लीजिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 है, जिसका उपयोग करके 10% डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मुलाकात करते हैं शाम को। याद रखना, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी चल रहे हैं। और भैया जो यूपीएसआई वाले बच्चे हैं, चिंता ना करें, उनके लिए थोड़ी मेहनत करने को मैं तैयार हूं। विधि पढ़ाने के लिए मैंने देखा, मैं विधि का मतलब समझ रहा था कि आईपीसी पढ़ाई जाएगी। उसमें विधि में आईपीसी की जगह तो केवल आईपीसी और सीआरपीसी का मूल भेद बता रखा है ना, लेकिन उसके अलावा तो सारे कानून बता रखे हैं जो अपन पढ़ते ही हैं। मतलब निज, ये क्या कहते हैं इसको, उपभोक्ता अधिकार क्या है, सूचना का अधिकार क्या है, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा समय दो मुझे पढ़ने का, खुद को भी समय दो, उसका नोट्स बनाने दो बढ़िया सा, फिर करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।